हेलो स्टूडेंट्स। कल हमने मीटर ब्रिज मीटर सेतु तक पढ़ा था। मीटर सेतु में कुछ चीजें मिसिंग हुई थी। देखिएगा, मीटर सेतु की सहायता से हम अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात करने के बाद उसका विशिष्ट प्रतिरोध निकाल लेते हैं। ये हमारा प्रैक्टिकल भी रहेगा। परंतु मीटर सेतु की कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ सीमाएं हैं। क्या हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, ये जो मीटर ब्रिज है, इसके तार के ए और सी सिरों पर एल आकार की तांबे या इस्पात की पत्तियां हैं भाई, और बीच में एक सीधी पत्ती। इन पत्तियों का प्रतिरोध नगण्य होता है, परंतु नगण्य का मतलब ये नहीं है कि जीरो होता है। कुछ न कुछ छोटा सा प्रतिरोध तब भी होता होगा। इसलिए क्या लिमिटेशंस हैं, ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1, पहली सीमा है, मीटर सेतु की सहायता से हम छोटे प्रतिरोधों का मापन नहीं कर सकते। कोई छोटा रेजिस्टेंस है, कोई वायर है जिसका रेजिस्टेंस बहुत छोटा है, तो हम उसको ज्ञात नहीं कर सकते। उसमें त्रुटि हो जाएगी उसके मेजरमेंट में। दूसरा, इस मीटर ब्रिज की सुग्राहिता अधिक होने के लिए हमको क्या करना चाहिए भाई? जो 4 रेजिस्टेंस हैं, 4 भुजाओं में जो 4 रेजिस्टर हैं, आर ए बी, आर बी सी, आर ए डी और आर सी डी, जिनको हमने नाम दिया है। देखो, 2 भुजाओं पे तो तार की लंबाइयों के अनुपात में रेजिस्टेंस है, शेष 2 पे एक नोन है, एक अननोन, आर अपॉन एस के फॉर्म पे है। तो ये एक ही कोटि की होने चाहिए। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि एक ही कोटि के हों, तो उस कंडीशन में इसकी सेंसिटिविटी कम हो जाएगी भाई। अच्छा, ये तार देखिए, इस तार से ये सेल जुड़ा हुआ है। इस सेल से जब करंट फ्लो होएगी, ये देखना, सेल से करंट फ्लो होएगी तो ये तार गर्म होना शुरू हो जाएगा। तार गर्म होगा तो क्या होगा भाई? इसमें क्यों गर्म होगा? क्योंकि ऊष्मीय प्रभाव होता है। जब भी किसी रेजिस्टेंस में, किसी वायर में करंट फ्लो होती है, तो करंट फ्लो होने के कारण, तो ऊष्मीय प्रभाव के कारण ऊर्जा की हानि होती है। तो ये हीट अप हो जाता है, गर्म हो जाएगा। गर्म हो जाएगा तो क्या होगा भाई? इसका रेजिस्टेंस कुछ बदल जाता है, थोड़ा बहुत बदल जाएगा। रेजिस्टेंस बदल जाएगा तो त्रुटि हो जाएगी, बशर्ते ये मिक्स्ड मटेरियल का होता है। मिक्स्ड मटेरियल का होता है, कांस्टेंट मैग्नीन वगैरह, मतलब इसका रेजिस्टिविटी हाई, और जो अल्फा होता है, प्रतिरोध ताप प्रसार गुणांक, लो होता है। बशर्ते फिर भी करंट फ्लो करने पर थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस क्या होएगा? बदल जाएगा। अच्छा, एक बात, इस वायर पे हम क्या कर रहे थे? गैल्वेनोमीटर की जॉकी को स्पर्श कर, उसको ऐसे रगड़ना नहीं चाहिए। रगड़ेंगे तो क्या होएगा भाई? तार की जो मोटाई है लंबाई के साथ नियत नहीं रहे, कांस्टेंट नहीं रह पाएगी। कहीं पर तार माना हमने रगड़ दिया, पतला हो गया, तो इसका मतलब कहीं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा हो जाएगा, कहीं कम हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में भी क्या होगी? त्रुटियां होनी शुरू हो जाएगी। आइए अब हम आगे पढ़ते हैं। पोटेंशियोमीटर, उसकी जरूरत क्यों है, थोड़ा सा समझते हैं तो चलते हैं आगे। देखिएगा, किसी स्रोत के, किसी सेल के विद्युत वाहक बल का मापन करने के लिए हम जिस एपरेटस से वो ईएमएफ का मापन करेंगे, वो जो है, उस मापक यंत्र को कहते हैं वोल्टमीटर। वोल्टमीटर की सहायता से हम क्या मेजर करते हैं? विद्युत वाहक बल का मापन करते हैं, या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का मेजर करते हैं 2 बिंदुओं के बीच। तो हमको एक अति उच्च प्रतिरोध वाले वोल्टमीटर की आवश्यकता होती है विद्युत वाहक बल के मापन के लिए। क्यों? जरा देखिएगा, पहले थोड़ा सा समझ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। माना हमारे पास एक सेल है,
सेल का ईएमएफ है सपोज 6 वोल्ट है मान लें, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस सपोज 5 ओम है। मान लीजिए एक एग्जांपल ले रहे हैं, समझ लीजिएगा, बहुत ही आराम से समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इसके बाद हमको आना है पोटेंशियोमीटर में। और हमने इस सेल के सिरों के बीच वोल्ट मीटर लगा दिया। वोल्ट मीटर क्या मेजर करेगा? वोल्टेज नापेगा, टर्मिनल वोल्टेज नापेगा। और मान लें इस वोल्ट मीटर का प्रतिरोध मान लें 100 ओम है, या 10 ओम ले लीजिए, चलिए 10 ओम है। अब इस सेल से करंट फ्लो हुई, इस परिपथ में एक सर्किट बन गया। तो परिपथ में धारा I बराबर हमने पढ़ा हुआ है, I इज इक्वल टू परिपथ में धारा I बराबर कुल विद्युत वाहक बल बट्टा कुल प्रतिरोध। कुल विद्युत वाहक बल E पीछे पढ़ रखा है जब हमने सेलों का कॉम्बिनेशन पढ़ा था या सेल्स पढ़ी थी। तो E अपॉन टोटल रेजिस्टेंस हो गया, इसका है वोल्ट मीटर का R, ये वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस होता है भाई R, और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, ये सीरीज में है तो R प्लस स्मॉल r। अब इस वोल्ट मीटर में जो करंट फ्लो होगी I इज इक्वल टू V अपॉन R, V इज इक्वल टू IR होता है, तो I के बदले रख देते हैं हम क्या, V अपॉन R इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस, सो V इज इक्वल टू R अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r इंटू सेल का भी क्या है, सेल का टर्मिनल वोल्टेज, और E क्या है, ईएमएफ। और हमने सेल के लिए पढ़ा हुआ है, जब सेल से धारा लेते हैं E इज इक्वल टू V प्लस IR या V इज इक्वल टू E माइनस IR, ये पढ़ा हुआ है पीछे, ध्यान रखिएगा। तो सेल का टर्मिनल वोल्टेज कितना आना चाहिए भाई कायदे से? यदि ये वोल्ट मीटर एक आइडियल वोल्ट मीटर होता तो V इज इक्वल टू कितना मेजर करता, 6 वोल्ट, E के बराबर मेजर करना चाहिए इसको, परंतु ये इतना करेगा नहीं। मान लें सेल का ईएमएफ कितना है, 6 वोल्ट, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 5 ओम, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम। ऐसी कंडीशन में टर्मिनल वोल्टेज कितना आया? देखिए फर्स्ट कंडीशन, V इज इक्वल टू R है 10 अपॉन कैपिटल R 10 प्लस स्मॉल r 5 इंटू E है हमारा 6, तो 10/15, 10/15 गुणा 6, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 3 दूना 6, तो ये 4 वोल्ट पड़ा भाई। कहाँ 6 वोल्ट की सेल थी और इसने कितना पड़ा, 4 वोल्ट। यदि मैं दूसरी यहां पर मैंने R इज इक्वल टू कितने से, जब वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना था, 10 ओम था, तब उसका टर्मिनल वोल्टेज आया इतना। सेकंड स्थिति में आ जाता हूं मैं, यदि R इज इक्वल टू वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस 100 ओम होता, तब V इज इक्वल टू कितना आता, R 100 अपॉन 100 प्लस 5 इंटू 6, तो ये कर दीजिए आप, 100 अपॉन 100 5 हो गया, तो 20 अपॉन 21 इंटू 6, तो ये आ गया 3 सत्ते 21, 3 दूना 6, 40/7, 40/7 का मतलब 7 पंचे सॉरी 7 पंचे 35, 7 सत्ते, देखो जब वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस 10 ओम था, तब इसने टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करा 4 वोल्ट के आसपास, 6 में से ये 4 ही वोल्ट मेजर कर पाया। और जब वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस 100 ओम कर दिया, 10 टाइम्स बढ़ा दिया, तो तब इसने 6 वोल्ट में से 5.7 वोल्ट पढ़ लिया। अब भी 6 वोल्ट एक्यूरेट नहीं पड़ा,
मान ले ऐसा करते 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 चलते रहे, हम R इज इक्वल टू 1000 करते चलिए, 1000, तब क्या स्थिति होगी? जो वोल्ट मीटर है, वोल्टेज को मेजर करने वाला एपरेटस है, जो हमारे पास वोल्ट मीटर है, इसका रेजिस्टेंस पहले 10 ओम, फिर 100 ओम, फिर 1000 ओम, मतलब बढ़ाते जा रहे हैं, तब V का वैल्यू बढ़ते जा रहा है। पहले इसने V मेजर करा 4 वोल्ट, फिर करा इसने 5.7, अब 1000 करते हैं, तब देखिएगा कितना आ जाएगा। V इज इक्वल टू 1000 अपॉन 1005 इंटू 6, इतना आया। इसको कैलकुलेट करते हैं, देखिए कितना आता है। चलिए मान लें ये आ गया आपका V इज इक्वल टू कितना आ गया भाई, 5.987, नियरली 6 के आसपास पहुंच गया भाई, इतना वोल्ट। मतलब एक्यूरेसी बढ़ते जा रही है, ज्यो ज्यो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, तो वो टर्मिनल वोल्टेज भी बढ़ते जा रही है, ई के करीब आते जा रही है। इसका अर्थ ये हो गया कि किसी सेल के विद्युत वाहक बल के मापन करने के लिए या किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर नापने के लिए हमको एक उच्च प्रतिरोध वाले वोल्ट मीटर की आवश्यकता होती है, जिसको कहते हैं हम आदर्श वोल्ट मीटर। आदर्श वोल्ट मीटर का अर्थ ये हुआ कि वो किसी सेल के विद्युत वाहक बल के मापन में कोई भी त्रुटि ना करे। ये बेसिक चीज हमने पढ़ी, क्योंकि ये आपको एनसीईआरटी बुक में नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि इसी पर बेस्ड है पोटेंशियोमीटर, विभव मापी। आइए तो विभव मापी का अध्ययन करते हैं। ये देखिए पोटेंशियोमीटर वन ऑफ द इंपोर्टेंट टॉपिक है भाई। विभव मापी विभव को नापने वाला यंत्र है। इसकी सहायता से हम किसी सेल का किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच यदि हम टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल विभवांतर मेजर करेंगे तो उसको वो शुद्धता पूर्वक मेजर करेगा। अब जब हम पोटेंशियोमीटर पढ़ते हैं तो उसका कंस्ट्रक्शन पढ़ना बहुत जरूरी है। कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं तो क्या होता है भाई, इसमें एक लकड़ी के बोर्ड पर 4 से 12 मीटर लंबा एक समान मोटाई का एक मिश्र धातु का तार होता है, जिसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा और जिसका प्रतिरोधता प्रसार गुणांक, टेम्परेचर एक्सपेंशन कोफिशिएंट अल्फा, वो लो होना चाहिए। और ये तार किसका लिया जाता है? कांस्टेंटाइन, मैग्नीन, क्रोमेल आदि का। तो इसका कंस्ट्रक्शन हो गया, लकड़ी के बोर्ड पर हम 1-1 मीटर के टुकड़ों के रूप में इस तार को काट करके 1-1 मीटर के टुकड़े तांबे की या स्टील की मोटी पत्तियों के द्वारा श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, क्योंकि 10-12 मीटर लंबा तार बिछाएंगे तो उसके लिए बहुत लंबे स्पेस की आवश्यकता होती है। तो लकड़ी के बोर्ड पर क्या है भाई, 4 से 12 मीटर लंबा तार 1-1 मीटर के टुकड़ों में काट करके पत्तियों की सहायता से श्रेणी क्रम में वो टुकड़ों को जोड़ करके हमारे पास तार के 2 सिरे बच जाएंगे, ए और बी लास्ट में। तो एक तार है भाई, कितना लंबा तार है? 4 से 12 मीटर लंबा तार है, सिंपली ये मान लीजिए। ये हो गया हमारा पोटेंशियोमीटर। अब पोटेंशियोमीटर है तो भाई क्या काम करेगा? ये किसी सेल के विद्युत वाहक बल का मापन पूरा का पूरा, माना 3 वोल्ट की सेल, अभी हमने एग्जाम्पल लिया था, 3 वोल्ट की सेल है जिसका ईएमएफ 3 है। यदि हम विभव मापी की सहायता से उसका ईएमएफ मेजर करेंगे तो पूरा 3 का 3 वोल्ट मेजर कर लेगा, कोई त्रुटि नहीं करेगा। ये काम है इसका। अब इसका प्रिंसिपल क्या है? ये विभव प्रवणता के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसको समझना जरा।
विभवमापी का तार, अभी आ रहे हैं, हम डायग्राम में आ रहे हैं, कंस्ट्रक्शन में आ रहे हैं। विभवमापी के तार ए बी की जो पूरी लंबाई होती है एल, उस लंबाई के बीच, मतलब तार के दो सिरों के बीच यदि हम ईएमएफ वाली कोई शेल जोड़ दें, तो तब उस तार के सिरों के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होगा वो कितना उत्पन्न होगा? उस शेल के ईएमएफ के बराबर। इसका मतलब उस तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर किस बात पर डिपेंड करेगा? उस तार की लेंथ पर डिपेंड करेगा। तो E इज प्रोपोर्शनल L, E इज इक्वल टू सम कांस्टेंट K इंटू L, और K इज इक्वल टू E अपॉन L। ये K ही है विभव प्रवणता, ठीक है। तो हम, परंतु यहां पर जो तार के सिरों के बीच जो शेल जोड़ी होगी, हम एक प्रमाणिक शेल लेंगे जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या मानेंगे। इसका अर्थ ये हो गया कि जो विभव मापी है वो विभव प्रवणता के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो विभव प्रवणता K इज इक्वल टू E अपॉन L या K इज इक्वल टू V अपॉन L, अभी आगे पढ़ते हैं। तो विभव प्रवणता का मतलब हुआ विभव मापी के तार की एकांक लंबाई के साथ विभव में होने वाली गिरावट को, विभव में होने वाली कमी को क्या कहते हैं? विभव प्रवणता कह देते हैं भाई। और इसका यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर। अब जरा समझ लीजिए विभव प्रवणता निकालोगे कैसे। ये देखिए, ये विभव मापी का एक तार है। कितना लंबा तार है? ए बी। ये 4 से कम से कम 4 से अधिक 12 मीटर तक का हो सकता है भाई, ये ध्यान रखिएगा। इस तार ए बी के दो सिरों के बीच हमने एक शेल जोड़ दी। ये देखिए, शेल जोड़ दी, कुंजी लगा दी। इस शेल का धन सिरा ए पर आया है और ऋण सिरा कहां गया है? बी पर। तो ये सिरा ए धन विभव पर हुआ, बी सिरा किस पर हुआ? ऋण विभव पर। जब हम धन सिरे से ऋण सिरे की ओर जाएंगे, इस तार के विभव में धीरे धीरे गिरावट होती जाएगी, पतन होते जाएगा। मतलब तो हमने ई वोल्टेज कितनी लेंथ पे अप्लाई करा है? एल लेंथ पे। ई इज प्रोपोर्शनल एल, ई इज प्रोपोर्शनल एल, ई इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के एल, के इज इक्वल टू ई अपॉन एल। तो यूनिट लेंथ के साथ, इस तार के यूनिट लेंथ के साथ, इस तार के यूनिट लेंथ के साथ जो पोटेंशियल में, जो ईएमएफ में गिरावट होते जाएगी, उसी को कहते हैं हम विभव प्रवणता। इसका यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर। अब जरा ध्यान से समझना, मैंने तो एक ही तार ए बी, एक ही टुकड़ा दिखा रखा है भाई, 4 से 12 मीटर लंबा। परंतु आपकी बुक्स में, एनसी, कम से कम एनसीईआरटी बुक्स में तो ऐसा नहीं होगा, एक ही टुकड़ा नहीं दिखाया होगा, बल्कि कैसा दिखाया होगा? ऐसा दिखाया होगा। देखिएगा, देखिए थोड़ा ध्यान से। ये देखिएगा, ऐसा दिखाया होगा। 1 मीटर का ये टुकड़ा है, ये 1 मीटर। फिर ये पत्ती लगी है, फिर दूसरा टुकड़ा ये 2 मीटर हो गया। फिर ये पत्ती लगी है, फिर तीसरा टुकड़ा ये 3 मीटर हो गया। फिर पत्ती लगी है, चौथा टुकड़ा ये 4 मीटर हो गया। फिर पत्ती लगी है, ये 5वां टुकड़ा ये 5 मीटर। फिर पत्ती लगी है, ये 6ठा टुकड़ा 6 मीटर, अप टू 1, ऐसा चलता रहा। तो ये तार है, देखो ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं भाई। ये देखिए कैसे जुड़े हैं, सीरीज में जुड़े हैं। तो ए बी मैंने पूरे को एक ही दिखा दिया, ये तार है। इसके सिरों के बीच हमने, तार के सिरों के बीच क्या जोड़ दिया? ए और बी के बीच हमने एक बैटरी, एक प्रमाणिक बैटरी कुंजी से होते हुए जोड़ दी। मतलब तार के सिरों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया। इतने लंबे तार को हम ऐसे न दिखा करके ऐसे दिखाएंगे। ये देखिए, ये भी एक तार है। उसके ए और बी सिरों पर हमने एक बैटरी जोड़ दी, कुंजी से होते हुए जोड़ दी। प्रमाणिक सेल है, प्रमाणिक बैटरी है। इसके सिरों के बीच
पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया। तो ये धन विभव पर है। अभी नीचे वाले को छोड़िएगा, ये इसको प्राइमरी सर्किट कहते हैं। ये वाला क्या है, इतना वाला, ये प्राथमिक परिपथ। तो तार के सिरों के बीच एक विभवांतर उत्पन्न करने के बाद ए से बी की ओर जाने पर धीरे धीरे विभव में क्या होते जाती है, गिरावट होते जाती है। गिरावट होते जाती है, उसी को विभव पतन कहते हैं। तो एकांक लंबाई के साथ विभव में होने वाली गिरावट को, विभव में होने वाले पतन को विभव प्रवणता कहते थे। अब हमने क्या करा भाई, इस तार के ए सिरे पर एक दूसरी सेल ली, एक तो बैटरी ली, एक दूसरी सेल ली, उस सेल का भी धन सिरा यहां पर डाल देते हैं और उसका ऋण सिरा धारामापी की जौकी, धारामापी से निकालते हुए जौकी पे डाल देते हैं और जौकी को इस तार पर स्पर्श कराते हैं शून्य विक्षेप की स्थिति के लिए। शून्य विक्षेप की स्थिति का मतलब, मान लें इस विभवमापी के तार इसे, ये देखिए ये और ये एक ही बात है। इस सेल का धन सिरा मैंने ए पर डाल रखा है और ऋण सिरा ये गैल्वेनोमीटर की जौकी से होते हुए इस तार पे सी पर टच करा रखा है। माना यहां पर हमको क्या मिल जाता है, शून्य विक्षेप की स्थिति मिल जाती है। तब इन दो बिंदुओं के, इस तार के एसी लंबाई पर इन दो बिंदुओं के बीच जो विभवांतर होगा वो इस बैटरी के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। इन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर इस बैटरी के बराबर, इस सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा, क्योंकि इसकी सहायता से हमने क्या करा था, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करा रखा था। शून्य विक्षेप की स्थिति इस बिंदु सी पर मिल रही है, मतलब इस तार के ए सिरे से एल लंबाई पर मिल रही है, एल लंबाई पर मिल रही है। तो इन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर VAC इज इक्वल टू इस सेल की, बैटरी की नहीं, इस सेल का जो विद्युत वाहक बल होगा उसके बराबर और इक्वल एंड अपोजिट होगा, शून्य विक्षेप की स्थिति आ जाएगी। माना शून्य विक्षेप की स्थिति एल लंबाई पर आती है तो VAC मीन्स E इज इक्वल टू K इंटू एल, पड़ा हुआ है पीछे विभव प्रवणता। ये हो गया भाई हमारा विभव मापी। विभव मापी का काम है किसी सेल के विद्युत वाहक बल का मापन शुद्धता पूर्वक करना, ये काम करना है इसको, इसीलिए इसको आदर्श वोल्टमीटर कहते हैं। एक लाइन कंस्ट्रक्शन हो गया, इसमें 4 से, ये इसका कंस्ट्रक्शन है भाई, देखिएगा ये इसका कंस्ट्रक्शन है क्या, इसमें 4 से 12 मीटर लंबा एक मिश्र धातु का तार होता है, जिस तार को हम काट करके एक एक मीटर के टुकड़ों में काट करके लकड़ी के बोर्ड में तांबे या स्टील की मोटी पत्तियों के द्वारा एक एक मीटर के टुकड़ों को जोड़ करके दो पेचों ए और बी के बीच बांध देते हैं श्रेणी क्रम। सिद्धांत हो गया इसका विभव प्रवणता का सिद्धांत। विभव प्रवणता हमने बता दी कि जब किसी सेल के विभवमापी के तार के दो सिरों के बीच कोई प्रमाणिक सेल लगाएंगे जिसका विद्युत वाहक बल E है, तो उस तार के धन सिरे से ऋण सिरे की ओर जाने पर विभव धीरे धीरे कम होता जाएगा, विभव में गिरावट होती जाएगी। विभव में जो गिरावट होगी वो जीरो डिफ्लेक्शन मेथड पर डिपेंड करेगी। चूंकि हमने विभव प्रवणता पूरे तार के लिए निकालनी है, तो इस के दो सिरों के बीच लगाया गया विद्युत वाहक बल इस लंबाई पर निर्भर कर रहा है, इसलिए E इज प्रोपोर्शनल L कर दोगे, E इज इक्वल टू KL, K बराबर E अपॉन, बस हो गया। K क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसी को विभव पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाता है। E अपॉन L या V अपॉन L भी आप कह सकते, इसका यूनिट हो गया वोल्ट पर मीटर। इसको आपको आपकी बुक्स में ऐसे दिखा रखा होगा, एक एक मीटर के टुकड़ों के रूप में इस प्रकार से दिखाया होगा। ये देखिएगा, ए और बी पर एक बैटरी लगा रखी होगी, ये प्राइमरी सर्किट हो गया। और दूसरा ये ए और बी के बीच दूसरा हमने क्या लगा रखा है, एक सेल लगा रखी है।
शून्य विषेप की स्थिति के लिए जहां स्पर्श कराएंगे वो एल लेंथ पर आएगा, तो ए सी शून्य विषेप की स्थिति की लंबाई है। यदि शून्य विषेप की स्थिति की लंबाई एल होगी तो उस कंडीशन में हमने इतना बड़ा न दिखा करके इसको ऐसा, यदि शून्य विषेप की स्थिति की लंबाई एल हो तो तब इस सेल का विद्युत वाहक बल इन दो बिंदुओं के बीच टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा, VAC इज इक्वल टू E इज इक्वल टू K इंटू L। ये हो गया विभव मापी। परंतु विभव मापी के उपयोग हैं भाई, ठीक है, विभव मापी के क्या उपयोग हैं उस पर आते हैं हम। पहला उपयोग, दो शेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना। देखो विभव मापी में हमेशा दो सर्किट बनेंगे, एक प्राइमरी सर्किट, सबसे पहले आप कंस्ट्रक्ट करोगे प्राइमरी सर्किट, प्राथमिक परिपथ। देखिए ध्यान से देखना, दो शेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी है तो पहले मैं विभव मापी को देखिएगा। ये विभव मापी का तार है भाई, लकड़ी के बोर्ड में एक एक मीटर के टुकड़ों के रूप में श्रेणी क्रम में जोड़ करके दो पेचों के बीच, ए और बी दो पेचों के बीच जुड़ा हुआ है। मैंने एक ही बार में दिखा दिया आपको, अलग अलग ऐसा नहीं दिखाया मैंने, ऐसा नहीं दिखाया ताकि इसका सर्किट बनाने में आसान रहे। अब इस विभव मापी के तार ए बी के दो सिरों के बीच मैंने क्या जोड़ दी, एक बैटरी जोड़ दी। बैटरी का धन सिरा कुंजी से होते, धन सिरा कहां डाल दिया, ए सिरे पर, और ऋण सिरा कुंजी से होते हुए रिहोस्टेट भी यहां पर लगा सकते हैं, धारा नियंत्रक भी लगा सकते हैं, बी पर डाल दिया। इतना, ये पूरा क्या कहलाएगा, प्राइमरी। ये कहलाता है इधर वाला, ये वाला मैं ऐसे दिखा दे रहा हूं, प्राथमिक परिपथ। देखो विभव मापी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रख लेना। प्राथमिक परिपथ हो गया। अब हमने दो शेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना, माना हमारे पास दो शेल है, एक का विद्युत वाहक बल E1 और दूसरे का विद्युत वाहक बल E2। तो हमने ये दोनों शेलों के, पहले शेल के और दूसरे शेल के, दोनों शेलों के धन धन सिरे कहां डाल दिए भाई, इस विभव मापी के तार के ए सिरे पर डाल दिया। अच्छा, दोनों शेलों के धन सिरे कहां चले गए भाई, इसके ए सिरे पर। अब बचे ऋण सिरे, इसके ऋण सिरे से एक कुंजी जोड़ दी, इसके ऋण सिरे से एक दूसरी कुंजी K2 जोड़ दी। K1 और K2 के दूसरे दूसरे सिरों धारा मापी पे लाए, धारा मापी का दूसरा टर्मिनल हमने उसकी जॉकी पे डाल दिया। इतना काम करना है भाई, ये हमारा सर्किट, ये बन गया हमारा इधर वाला, ये द्वितीयक परिपथ, ऊपर वाला प्राथमिक परिपथ और नीचे वाला द्वितीयक परिपथ। ध्यान रखना, जब विभव प्रवणता निकालेंगे तब भी दो सर्किट, एक प्राइमरी सर्किट ऊपर वाला प्राइमरी सर्किट, नीचे वाला सेकेंडरी सर्किट, ये ध्यान रखना है। तो हमको दो शेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी है, ठीक है। थोड़ा सा दो लाइन लिखते हैं, क्या लिखे, माना दो शेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी है तो उन्हें प्रदर्शित परिपथ के अनुसार जोड़ा जाता है। ऐसे जोड़ देंगे भाई, इतनी बात सबकी समझ में आ जानी चाहिए। आप देखिएगा हम क्या करते हैं। नंबर 1, पहले सेल E1 का विद्युत वाहक बल नापते हैं।
जब कुंजी, कुंजी का मतलब की, K1 ऑन ऑन हो तथा, ऑन मीन्स बंद, बंद, तथा कुंजी K2 ऑफ, ऑफ मीन्स खुली। इसका अर्थ समझिएगा, कुंजी K1 को ऑन कर दिया, ये देखो ये परिपथ में लग गया भाई, ये ऑन है, और ये ऑफ है, ये निकाल दी कुंजी, तो ये सर्किट से हट गया, E2 हट गया। हो माना शून्य विक्षेप की स्थिति, विक्षेप की स्थिति, स्थिति L1 लंबाई पर, L1 लंबाई पर, लंबाई पर प्राप्त होती हो तो E1 इज इक्वल टू KL1 नंबर 1। तब पहले सेल का विद्युत वाहक बल होगा E1 इज प्रोपोर्शनल L1, E1 इज इक्वल टू KL1। ये देखिए, इस जॉकी को हमने, कुंजी K1 ऑन है, ये बंद है मतलब लगी हुई है, K2 को निकाल दिया, ये सेल E2 हट गया परिपथ से, माना शून्य विक्षेप की स्थिति L1 लंबाई पर, इस जॉकी को हमने यहां पर स्पर्श कराया तो ये L1 लंबाई आ गई है, तब इसका EMF मिल गया। दूसरी स्थिति में आइए, जब कुंजी K2 ऑन, ऑन का मतलब बंद हो, तथा कुंजी K1 ऑफ, ऑफ का मतलब खुली नहीं, हां खुली हो, माना, माना शून्य विक्षेप की स्थिति, विक्षेप की स्थिति L2 लंबाई पर प्राप्त होती हो तो तब क्या हो जाएगा, E2 इज इक्वल टू KL2 नंबर 2। अब हमने दूसरी बार में क्या करा भाई, इसको तो ऑफ कर दिया, ये सेल E1 सर्किट से हट गया, E2 को, K2 को ऑन कर दिया, ये E2 लग गया, ये सेकेंडरी परिपथ ये वाला बचा, ये J2 जहां पर हमने इस जॉकी को हमने यहां पर स्पर्श कराया, शून्य विक्षेप की स्थिति आ गई, मतलब L2 लंबाई पर आई, तब K2 E2 इज इक्वल टू KL2। अब ये कंपेरिजन हो गया भाई, 1 में 2 का भाग कर, 1 में 2 का भाग कर देंगे तो हमको मिल जाएगा क्या, 1 में 2 का भाग करते हैं, देखिए 1 में 2 का भाग करने पर E1 बटा E2, मतलब दो सेल विद्युत वाहक बलों, दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना होगी L1 अपॉन L2। ये विभव मापी का एक उपयोग हो गया भाई। दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करेंगे तो हम सिंपली क्या कर देंगे भाई, बहुत ही आराम से, कुछ भी काम नहीं करना है, हमको प्राइमरी और सेकेंडरी सर्किट बना देना है। देखो प्राइमरी सर्किट तो हमेशा बनेगा ही बनेगा, उसके बाद सेकेंडरी सर्किट में हमने दो सेलों को जोड़ना है। कैसे जोड़ना है, दोनों के धन धन सिरे ए पर डालोगे, ऋण ऋण सिरे की K1 और K2 से होते हुए, गैल्वेनोमीटर से होते हुए जॉकी में जाएंगे, जॉकी को शून्य विक्षेप की स्थिति में दर्शाएंगे। पहले सेल के लिए शून्य विक्षेप की स्थिति L1, तो E1 इज प्रोपोर्शनल
L1, E1 इज इक्वल टू के L1 और E2 इज प्रोपोर्शनल। सिमिलरली जब E2 रहेगा परिपथ में, E2 इज प्रोपोर्शनल L2। L2 शून्य विक्षेप की स्थिति है, तो आपको ये आराम से मिल जाएगा। आगे चलते हैं, तो E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। तो हम एक लाइन लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं भाई? अतः शैलों का जो विद्युत वाहक बल होगा, अतः शैलों का विद्युत वाहक बल शून्य विक्षेप की स्थितियों की जो लंबाइयां हैं उनके अनुपात में मिलता है। जिस सेल के लिए लंबाई शून्य विक्षेप की स्थिति कम लंबाई पर आएगी, उसका विद्युत वाहक बल कम होगा। जिस सेल के लिए शून्य विक्षेप की स्थिति अधिक लंबाई पर आएगी, उसके लिए ईएमएफ क्या होगा? ज्यादा। अतः सेलों के विद्युत वाहक बलों का अनुपात शून्य, जीरो डिफ्लेक्शन, शून्य विक्षेप, जीरो डिफ्लेक्शन, जो जीरो डिफ्लेक्शन की पोजीशन होगी विक्षेप की स्थितियों के अनुपात में प्राप्त होती है। दूसरे उपयोग में आते हैं भाई। दूसरा उपयोग हमारा है, दूसरा है जो एप्लीकेशंस है इसकी भाई, किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। तो किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध कैसे ज्ञात करेंगे? फिर पोटेंशियोमीटर लिया, देखिए ए बी, ये पोटेंशियोमीटर के तार की लंबाई है 4 से 12 मीटर जो कहा है। इस पोटेंशियोमीटर के तार ए बी के सिरों के बीच हमने एक बैटरी जोड़ दी है की से होते हुए। बैटरी का धन सिरा ए पर, ऋण सिरा बी पर। तो इस विभवमापी के तार में ए सिरे से बी सिरे की ओर चाहेंगे तो विभव धीरे धीरे घटता जाएगा, धन से ऋण होता जाएगा, विभव में पतन होता जाएगा। यही विभव प्रवणता का सिद्धांत है। एकांक लंबाई के साथ, तार की एकांक लंबाई के साथ दूरी के साथ विभव में होने वाली कमी गिरावट, आपकी बुक्स में माइनस में भी लिखा होगा, अब तो माइनस का अर्थ समझ लेना, केवल गिरावट। अब हमको किसी सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस की गणना करनी है। तब हम क्या करेंगे? सेकेंडरी परिपथ बनाते थे। हमने सेल लिया, सेल का ईएमएफ ई और इंटरनल रेजिस्टेंस आर एक कुंजी K1 से जोड़ा। इसका धन सिरा कहां डाल दिया? फिर से ए पर ही, यहीं पर डाल दिया, और ऋण सिरा कुंजी K1 से होते हुए डाल दीजिए। और दूसरा लिया हमने एक रेजिस्टेंस बॉक्स, यहां से रेजिस्टर यूज करेंगे 5 ओम, 2 ओम, 4 ओम, 10 ओम, 50 ओम, ऐसे। उस रेजिस्टर का भी एक टर्मिनल हमने कहां डाल दिया? धन टर्मिनल यहां, और दूसरा टर्मिनल K2 से होते हुए। अब K1 और K2 के दूसरे टर्मिनल गैल्वेनोमीटर में आए। गैल्वेनोमीटर के दूसरे टर्मिनल से जॉकी जोड़ दी, और जॉकी को हम शून्य विक्षेप की स्थिति में तार AB पर स्पर्श कराएंगे। कब कब कराएंगे जरा देखना, ठीक है? मान लेते हैं, माना सेल का माना सेल का विद्युत वाहक बल ई व आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है, ऐसा मान लिया भाई। आइए, हमने प्राथमिक और सेकेंडरी सर्किट बना दिया। ऊपर वाला प्राइमरी सर्किट और नीचे वाला नहीं, ऊपर वाला प्राइमरी सर्किट और नीचे वाला सेकेंडरी सर्किट। अब हम इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे? जब फर्स्ट स्थिति में
जब कुंजी K1 ऑन मीन्स बंद, लगी हो मतलब, तथा कुंजी K2 ऑफ मीन्स खुली हो, ओपन हो, माना शून्य विक्षेप की स्थिति विभवमापी के तार की L1 लंबाई पर प्राप्त होती है। देखिए भाई, हमने क्या करा, इस कुंजी को ऑन रखा, इसको ऑफ कर दिया, इसको हटा दिया, ये सर्किट से हट गया। अब हमारा सेकेंडरी परिपथ है, देखिए ये, और हमने इस जॉकी को इस विभवमापी के तार पे J1 पोजीशन पे स्पर्श कराया, तो शून्य विक्षेप की स्थिति कितनी आई, L1 आई। ठीक है, तो इस स्थिति में E इज प्रोपोर्शनल L1 और E इज इक्वल टू क्या आ गया, KL1, नंबर 1। अब हम क्या करते हैं, दूसरी स्थिति में आते हैं, दोनों कुंजियों को ऑन करते हैं, इसको भी ऑन कर दिया, बंद कर दिया, इसको भी बंद, अब कोई ओपन नहीं, दोनों को बंद कर दिया, और इस प्रतिरोध बॉक्स से कोई रेजिस्टेंस R भी निकाल दिया। तब मान ले शून्य विक्षेप की स्थिति J2 स्थिति पर आती है, L2 लंबाई पर आती है। तब ऐसी स्थिति में क्या होगा भाई, ऐसी स्थिति में अब सेल का EMF नहीं पड़ेगा, बल्कि सेल का इन दो बिंदुओं के बीच, A और J2 के बीच जो लंबाई है, इन दो बिंदुओं के बीच टर्मिनल विभवांतर मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस, मीन्स सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पड़ाएगा, EMF नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंक्लूड हो गया। तो देखिएगा, नंबर 2, जब कुंजी K1 व कुंजी K2 दोनों क्या हूं, दोनों ऑन मीन्स बंद, हाँ बंद हूं, तथा प्रतिरोध बॉक्स से R प्रतिरोध प्रयुक्त करने पर माना शून्य विक्षेप, जीरो डिफ्लेक्शन, L2 लंबाई पर, ये जो पोटेंशियोमीटर का वायर है उसके L2 लंबाई पर, L2 लंबाई पर प्राप्त होता है, तो तब क्या हो जाएगा, V इज प्रोपोर्शनल L2। अब E नहीं पड़ेगा, अब क्या पड़ेगा, V, और V इज इक्वल टू KL2, नंबर 2। एक में 2 का भाग कर दो, या 2 में 1 का भाग, कुछ भी कर सकते हो। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2, क्या आ जाएगा, E अपॉन V इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। अब हमने पीछे पड़ा हुआ है E इज इक्वल टू
भी प्लस आई आर पड़ा है। ई की वैल्यू पुट कर दीजिए, भी प्लस आई आर बटा भी इज इक्वल टू L1 बटा, अच्छा आई इज इक्वल टू पड़ा हुआ है भी अपॉन आर, भी पड़ा है ओम्स लॉ, क्योंकि आर रेजिस्टेंस बॉक्स से आर रेजिस्टेंस यूज करा है ना, तो तब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी इज इक्वल टू आई आर। तो यहां पर आई की वैल्यू रख दीजिए, भी प्लस भी अपॉन कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर बटा कैपिटल भी इज इक्वल टू L1 बटा भी कॉमन ले लीजिए, कट गया 1, ये आ गया भाई, ऐसा आ गया देखिए, 1 प्लस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इज इक्वल टू L1 अपॉन, सो स्मॉल आर अपॉन कैपिटल इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 माइनस 1 आया। सो ये आ गया भाई देखिए, सो क्या आ गया, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर इंटू L1 माइनस 1। इंटरनल रेजिस्टेंस मिल गया भाई। अब ये आपको ध्यान रख लेना है कि हम प्राइमरी सर्किट क्या है, सेकेंडरी सर्किट क्या है, थोड़ा सा एक बारी दो बारी पढ़ लेना, बिल्कुल आसान सा है। पोटेंशियोमीटर को हम एक आदर्श वोल्ट मीटर कहते हैं, आइडियल वोल्ट मीटर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये किसी सोर्स का ईएमएफ जब मेजर करता है तो उसको बड़ी विशुद्धता पूर्वक नाप लेता है भाई, मतलब एरर बहुत ही कम होती है, नहीं के बराबर। माना आगे हमने एक एग्जाम्पल उठाया था, 3 वोल्ट की सेल थी, वोल्ट मीटर से मेजर कर रहे थे, जब वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कम था तो वोल्टेज कम आ रही थी, कम मेजर, टर्मिनल वोल्ट मतलब ईएमएफ के इक्वल नहीं पहुंच रहा था। ज्यो ज्यो रेजिस्टेंस बढ़ाते जा रहे थे वोल्ट मीटर का, वो नियरली 6 वोल्ट की बैटरी थी तो 6 वोल्ट के आसपास पहुंचना शुरू हो गया था। परंतु ये वोल्ट पोटेंशियोमीटर क्या करता है, किसी सेल का जो ईएमएफ है वो पूरा का पूरा मेजर कर लेता है, इसीलिए इसको आइडियल वोल्ट मीटर कहते हैं। अब देखिए ये हो गया भाई, इस चैप्टर की थोड़ा सा हम समरी कर देते हैं। समरी करते हैं तो हमने बहुत सारी चीजें इस चैप्टर में भी पढ़ी। क्या पढ़ी? विद्युत धारा पढ़ी, धारा घनत्व पढ़ा, फिर ओम्स लॉ पढ़ा, फिर ओम के नियम का निगमन पढ़ा, उसको प्रूफ करा हमने। फिर हमने धारा और अनुगमन वेग में भी एक रिलेशन निकाला, और धारा घनत्व और अनुगमन वेग में भी रिलेशन निकाला, और हमने अनुगमन वेग और मतलब ड्रिफ्ट रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस में भी एक रिलेशन निकाला। फिर हमने ओम्स लॉ को प्रूफ करा। फिर हमने रेजिस्टिविटी पढ़ी, रेजिस्टिविटी से पहले हमने रेजिस्टेंस पढ़ा। रेजिस्टेंस ध्यान रखना R इज इक्वल टू M अपॉन NE स्क्वायर टाउ L अपॉन A आया था। उसके बाद रेजिस्टिविटी पढ़ा, रेजिस्टिविटी M अपॉन NE स्क्वायर टाउ। फिर हमने अफेक्टिंग फैक्टर्स पढ़े थे जो अफेक्ट कर रहे थे, किस किस को कर रहे थे, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को। रेजिस्टेंस को प्रभावित करने में कोई तार था, तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर डिपेंड करेगा, उस पर क्वेश्चन आते हैं बहुत ही इंपोर्टेंट। तो लंबाई का प्रभाव पड़ रहा था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का इफेक्ट पड़ रहा था, हाँ रेजिस्टिविटी का भी इफेक्ट पड़ा था हमने, क्योंकि हम अलग अलग मटेरियल के वायर बनाएंगे तो रेजिस्टिविटी भी अलग अलग हो जाएगी, तब रेजिस्टेंस भी चेंज होना शुरू हो जाएगा। फिर हमने टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ा था, टेम्परेचर घटाने बढ़ाने पर कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस घट बढ़ रहा था। परंतु सेमीकंडक्टर का क्या होता है भाई, वो घटता है, रेजिस्टेंस भी रेजिस्टिविटी भी। फिर उसके बाद हमने कार्बन रेजिस्टेंसेज पढ़े। कार्बन रेजिस्टेंस के बाद हमने सुपर कंडक्टिविटी भी थोड़ा सा पढ़ा।
फिर हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स पे आ गए। तो इलेक्ट्रिक सर्किट्स में क्या पढ़ा हमने भाई? किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी पड़ी, फिर सर्किट की इलेक्ट्रिक पावर पड़ी, फिर जो कंज्यूम्ड एनर्जी हो रही है इलेक्ट्रिक एनर्जी उसका मेजरमेंट पड़ा, किलोवाट आवर मींस यूनिट पड़ा, उस पर डिस्कस करा। उसके बाद हम और आगे चले तो फिर हम इलेक्ट्रिक सर्किट्स में आए तो रेजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन पड़ा, रेजिस्टर्स का सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। इनकी एप्लीकेशन हमने नहीं करी है अभी। देखो हमारे घरों में जो जितने भी जो अप्लायंस होते हैं, मतलब जैसे बल्ब है, गीजर है, हीटर है, फ्रिज है, ये सब कैसे जुड़े रहते हैं भाई? पैरेलल में। क्योंकि पैरेलल में इसलिए जुड़ते हैं, एक तो सब सेम वोल्टेज पे काम करेंगे, जलेंगे, यूज होंगे। नंबर एक बात ये ध्यान रखना। नंबर दो बात, हमको माना एक बल्ब जलाना है तो उसके लिए सेपरेट स्विच है, हम उस स्विच को ऑन कर देंगे तो एक ही बल्ब जलेगा। यदि यही प्रोसेस हम अपने घरों में जितने भी एपरेटस होते हैं, बल्ब, हीटर, गीजर वगैरह वगैरह, यदि हम सीरीज में कर देते तो सीरीज में करने पर क्या दिक्कत होती भाई? सीरीज में तो करंट सेम फ्लो होती है, करंट सेम फ्लो होती है तो एक स्विच को ऑन करेंगे, सबके सब जितने भी हमारे बल्ब है, हीटर है, गीजर है, फ्रिज है, ये सब के सब ऑन हो जाएंगे। इसलिए हम जितने भी घरों में जो हम फिटिंग कराते हैं वो कैसे होती है? सीरीज कॉम्बिनेशन में होती है। उसके बाद हम सेल्स पे आए। सेल्स के लिए हमने कुछ छोटी मोटी चीजें पढ़ी थी। सेल्स के लिए हमने बहुत ही महत्वपूर्ण चीज निकाली थी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ में रिलेशन पढ़ा था। चार्जिंग के समय, डिस्चार्जिंग के समय, E इज इक्वल टू V प्लस आई आर और E इज इक्वल टू V माइनस आई आर। उसके बाद हमने सेल्स का कॉम्बिनेशन भी पढ़ा, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। फिर उसके बाद किरचॉफ्स लॉ पे आए। किरचॉफ्स लॉ के बाद व्हीटस्टोन ब्रिज पे आए। व्हीटस्टोन ब्रिज के बाद मीटर ब्रिज पे आए। मीटर ब्रिज के बाद पोटेंशियोमीटर में। इतनी बहुत सारी चीजें इस चैप्टर में थी। तो अब आप इसको एक बार आराम से पढ़िएगा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है, जगह जगह पर हमारी लाइफ में, डेली लाइफ में भी काम आने वाला है भाई। अब हमारा एक यूनिट लगभग समाप्त हो गया। अब हम थर्ड चैप्टर के क्वेश्चंस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हमारे सिंपल क्वेश्चंस होंगे, एनसीईआरटी बुक पर आएंगे। सबसे पहले एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद इसमें से आपको कुछ एडिशनल क्वेश्चन भी करने हैं, क्योंकि एडिशनल क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। शेष अगले लेक्चर के लिए अगले दिन आपसे मुलाकात करते हैं। ओके।